आज के मुख्य समाचार। ऊना में झीला बार एसोसिएशन ने लगाया रक्तदान शिविर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। निगरोटा बब्बा वार्षिक समारोह दिवस पर पहुंचे आरएस वाली। आईजीएमसी में 450 डॉक्टर छुट्टी पर। ऊंचे इलाकों में हिमपात के आसार। आईजीएमसी शिमला में टर्मिनेशन विवाद बढ़ा। शिमला के टाउन हॉल में मिनिएचर कला की चमक। 53 चयनित उम्मीदवारों को बाहर किए जाने पर उठे सवाल। वीर बाल दिवस पर शिमला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शिमला में धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री निर्णय और विवादित घटना के बीच आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में चिकित्सा सेवाओं पर गहरा संकट दिखा, जहां आज एक भी शेड्यूल ऑपरेशन नहीं हुआ और लगभग 100 सर्जरी प्रभावित बताई जा रही है। अस्पताल के 450 से अधिक डॉक्टर आज सामूहिक छुट्टी पर रहे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में भारी असमंजस और आक्रोश भी देखने को मिला। डॉक्टरों द्वारा सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय अस्पताल में हाल ही में आई एक विवादित घटना के बाद लिया गया है, जिसमें एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर एक मरीज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर प्रशासन ने उस डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। इसके विरोध में डॉक्टर संगठनों ने आज सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया। शेड्यूल ऑपरेशन रद्द। आज आईजीएमसी में निर्धारित लगभग 100 ऑपरेशन रद्द किए गए। यह रद्दीकरण डॉक्टरों की भारी अनुपस्थिति के कारण हुआ, जिससे सर्जिकल विभाग पूरी तरह ठप रहा। ओपीडी पूरी तरह प्रभावित रही। कई ओपीडी क्लिनिकों में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा और कई रोगियों ने अपनी चिंता भी जाहिर की। आपात सेवाएं। प्रशासन का दावा है कि आपातकालीन सेवाएं जारी रह रही है, लेकिन मुख्य सर्जिकल और नियमित सेवाओं में भारी कमी देखने को मिली है। आईजीएमसी में स्थित रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन समेत अन्य चिकित्सा संघों ने डॉक्टर राघव निरोला की बर्खास्ती का विरोध किया। डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन का यह निर्णय अनुचित और पक्षपातपूर्ण है तथा इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने आज सुबह अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर का कहना है कि इस तरह के प्रशासनिक कदम चिकित्सा सेवाओं और अस्पताल के माहौल पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। कई डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज अस्पताल परिसर में आए मरीजों और परिजनों की परेशानियों में इजाफा देखने को मिला। कई कैंसिल हुए ओपीडी और सर्जरी के कारण मरीजों को इलाज के लिए अन्य स्थानों पर भटकना पड़ा। एक मरीज के परिजन ने बताया कि वह सुबह से अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी भी विभाग में डॉक्टर नहीं है, जिससे उनका इलाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कई पेशेंट्स ने कहा कि प्रशासन और सरकार को स्थिति का शीघ्र हल निकालना चाहिए। यह पूरा विवाद आईजीएमसी में एक मरीज के साथ डॉक्टर द्वारा की गई मारपीट की घटना के बाद उठा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद सरकारी जांच हुई और संबंधित डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे डॉक्टर समुदाय में गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कल आए नहीं, स्ट्राइक है डॉक्टर। तो स्ट्राइक पे तो सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर है ना? हमारे को बोल रहा है कि बैठ जाओ, आप थोड़ी देर वेट करो। कोई नहीं आया सर। सत्य सच सब तो घर ही का ही ऑप्शन है, बाकी कब तक बैठना है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ कथित अत्याचार और हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दीपू दास नामक व्यक्ति की मौत के मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि यह घटना मानवता को झकझोर देने वाली है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और उन्होंने इसे लोकतंत्र और इंसानियत पर हमला बताया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह एक उग्र भीड़ द्वारा दीपू दास की बेरहमी से पिटाई किए जाने और बाद में उसकी मृत्यु होने की बात सामने रखी गई। बताया गया कि दीपू दास जो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें कथित तौर पर भीड़ ने सड़कों पर घसीटा, पीटा, बाद में उनका शव पेट से बांधकर आग के हवाले कर दिया।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कहा कि यह सिर्फ किसी समुदाय का मामला नहीं बल्कि मानवता और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित कराने की मांग की। मुर्दाबाद 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 यूनिस खान मुर्दाबाद 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 जिहादी सोच मुर्दाबाद 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 जिहादी सोच मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी बांग्लादेश तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी बांग्लादेश तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी बांग्लादेश तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी बांग्लादेश तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। जो आप सबको विदित है कि गत वैसे तो कई वर्षों से पर अभी कुछ दिन पूर्व ही बांग्लादेश में जिस ढंग से एक हिंदू युवक की निर्ममता से उसको जलाया गया, उसको एक भीड़ ने कैसे मार मार के वो सब ने अपने दृश्य देखे हैं। और आज के इस आधुनिक युग में ये पाशविक पाषाणिक जो युग की बात जिस ढंग का वो सब चल रहा था, ये सबको दिल दहलाने वाली बात है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान और इन सब जगहों पे जिस ढंग से ये एक तरह की जिहादी सोच आज पनप रही है और उसके कारण सारा समाज त्रस्त है। हिंदू और सारे विदेशों में भी, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई जिसमें भी कि एक बीच पे लोग जो अपनी आराम कर रहे थे, खेल रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। ये सारा उस सोच का परिणाम है जिसके कारण आज सारा विश्व जो है त्रस्त है। और हिंदुस्तान में जिस ढंग से ये सारी घटनाक्रम चल रहे हैं और बांग्लादेश में जब से ये यूनिस सरकार आई है, इसने वहाँ के लोगों को, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। किसी को वहाँ पे पूजा की आज़ादी नहीं, कुछ बोलने की आज़ादी नहीं। तो उस माध्यम के लिए, उस सब के लिए सारा इस देश का हिंदू समाज एकत्रित है। हम अपने बांग्लादेश में बस रहे हिंदू भाइयों के साथ हैं। उनकी हर तरह की सुरक्षा के लिए हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि वो बांग्लादेश सरकार को दबाव डाले कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है, जो कभी 23% था, आज 2% रह गया हुआ है। और जो वहाँ पे हिंदू रह रहा है, उनकी अपनी धार्मिक की, उनकी अपने प्रतिष्ठानों की और उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी जो है वहाँ की सरकार दे और वहाँ एक ठीक ढंग से हिंदू जो समाज है रह पाए। उस सब के लिए सारे देश में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के माध्यम से सारे जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, जो जागरूक हिंदू समाज है, जो हिंदू की पीड़ा के लिए बात करता है, वो सब इकट्ठा होके आज जगह जगह पे ऐसे प्रदर्शन, धरने कर रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और उस दीपू जो कि बड़ी निर्ममता से मारा गया है, उसके प्रति श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और एक जागरूकता का अभियान चलाया है कि सारा समाज जागृत हो और इस सोच का प्रतिकार करे जिसके कारण ऐसी मानसिकता पैदा हो रही है। ये कोई अनपढ़ लोगों की बात नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ ही ऐसी करते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। अभी पीछे दिल्ली की जो घटना देखी, उसमें पढ़ा लिखा एक चिकित्सक वर्ग, एक डॉक्टर जो कि जान बचाने के लिए माना जाता है, ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है, उसकी सोच में हजारों लोगों को मारने की कैसी ये अंदर दिमाग में आया, वो सब इस सोच का परिणाम है, इस जिहादी सोच का। जो इनकी जिस ढंग से इनका मानसिक संतुलन किया जाता है, वो चाहे पढ़ लें या कुछ भी कर लें, पर सोच वही रहेगी। उस सोच के खिलाफ हम हैं, उस जिहादी सोच के खिलाफ हैं कि ये सोच नहीं पनपनी चाहिए। हम सब विश्व में, इस देश में और हमारे साथ के पड़ोसी देश में हिंदू जो है वो सुरक्षित रहे और अपने मान सम्मान के साथ जी सके, इसके लिए आज का ये रोष प्रदर्शन सारे समाज का है। अगुवाई बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के बीच आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस भर्ती के 53 अभ्यर्थी सुबह 6 बजे से ओक ओवर के बाहर खड़े रहे ताकि वे अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रख सके, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना मिले ही निकल गए और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश भी देखने को मिला। इन 53 उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती आयोग की त्रुटि के कारण अंतिम चयन सूची में नाम होने और सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बावजूद उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण समेत पूरी प्रक्रिया पास कर ली थी और चयनित होने के विश्वास में किसी अन्य सरकारी भर्ती में आवेदन भी नहीं किया, लेकिन अब परिणाम संशोधन के चलते उनका नाम हटा दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक चुका है। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग की देरियों गलतियों की वजह से कई उम्मीदवार ओवर एज भी हो चुके हैं और अब अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने का मौका भी खो चुके हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंतिम परिणाम के बाद नाम हटाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। आयोग की गलती की खामियाजा उम्मीदवारों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। दोषियों पर कार्यवाही कर पुनः भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर ज्वाइनिंग दी जाए। उन्होंने सरकार से मानवीय व न्याय आधारित निर्णय लेने की अपील की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे और अपनी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। और अभी हम सुबह यहाँ 6 बजे से रुके हैं। हम यहाँ ओक ओवर में रुके हैं सीएम सर के रेजिडेंस में उनसे मिलने के लिए। एक्चुअली हम लोग पुलिस के कैंडिडेट्स हैं जो मतलब अपनी फाइनल सिलेक्शन के बाद बाहर हो चुके हैं। एक्चुअली ये सारी जो भर्ती थी वो 2024 से चल रखी है। 2024 अक्टूबर में हमारे फॉर्म फिल हुए थे। उसके बाद हमारा फेब 2025 में हमारा ग्राउंड हुआ था। 2025 जून में हमारा 15 जून को पेपर हुआ था हमारा, जिसके बाद प्रोविजनल आंसर की आई थी 17 जून 2025 को। उसके बाद उसमें 5 दिनों का टाइम दिया होता है ऑब्जेक्शन के लिए। किसी क्वेश्चन पे किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना पॉइंट रख सकता है, वो किसी को शो नहीं किया जाता, वो HPPSC को ही पता होता है। ये हमारा पेपर कंडक्ट करवाया था HPPSC ने। उसके बाद एक क्वेश्चन था, उसमें मैथ्स का क्वेश्चन था, उस पर किसी को डाउट होगा तो उसने ऑब्जेक्शन किया कि इसमें प्रोविजनल आंसर की में उस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन क्यों डाला है जबकि इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। तो उन्होंने उस बेस पे सितंबर में 2025 को 24 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, जबकि 15,000 बच्चों ने पेपर दिए थे। उसमें से 2,000 बच्चे हम लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आती है वो सी ऑप्शन पे आती है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था किसी ने ऑब्जेक्शन ए ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन पे हमारा रिजल्ट निकालते हैं और हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। 1045 के करीब बच्चे, उसमें हम 53 कैंडिडेट्स भी शामिल थे। सी ऑप्शन के बेस पे हम लोगों ने सी ऑप्शन किया था। फिर किसी ने केस किया कि ये सी ऑप्शन क्यों है जबकि प्रोविजनल आंसर की में ए ऑप्शन डाला था। ये सिर्फ एक क्वेश्चन के बेस पे है सारा सिस्टम। फिर 25 तारीख को उसकी हेयरिंग हुई तो एक्सपर्ट ने बोला नहीं इसका ऑप्शन सी ही है। तो हम लोग सिक्योर हो गए, नहीं ये रद्द हो गया है कि केस। उसके बाद दोबारा किसी ने केस किया, वो 4 दिसंबर को उसकी हेयरिंग थी। तो उसमें बताया गया दूसरे एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दिया गया वो केस की आप इसको चेक करो कि ये क्वेश्चन का मामला क्या है। उसमें हम लोगों को सभी को बाहर निकाल दिया गया इस बेस पे कि इस ऑप्शन का तो ए ऑप्शन ही ठीक है जो प्रोविजनल आंसर की में पहले दिया गया था। तो ये पूरी आयोग की गलती है जो उन्होंने पहले ए ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन, दोबारा सी और फिर दोबारा ए। अब इसमें हम बच्चे सब सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा फ्यूचर का सवाल है। हम लोग उस एज पे आ गए कि हमें अब नौकरी की ज़रूरत है। हम कोई और पेपर भी भर नहीं पाए इस वजह से। 3 साल हो गए इस भर्ती को होते होते। 2023 में इसकी एडवर्टाइजमेंट निकल गई थी। अब हम कहाँ जाएं? मतलब हमारा मेन मुद्दा यही है कि अगर हम फाइनल सिलेक्शन हो गई थी, मेडिकल हो गया था, हमारा मेरिट लिस्ट में हम लोग आ गए थे, अब हमारे को ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, डोप टेस्ट हो गया था, तो अब हमें ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। थैंक यू। आगे जो बोलेंगे आप? पूरे हिमाचल से आए हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा दूर से लाहौल स्पीति से लड़का है, उसको 2 दिन लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो वो तो भी है क्योंकि उसको जॉब चाहिए। 4 बार आ चुके हैं। हमें मतलब हम 22 तारीख को आए थे ना, तो सीएम साहब ने करके बोलो प्लीज, पहले आप बोलो फिर आप। पहले वो बताओ। इशू ये है कि 15 जून को हमारा जो है वो पुलिस का पेपर हुआ और 17 को जो है वो HPPSC ने प्रोविजनल आंसर की निकाली। उसमें जो एक क्वेश्चन था रैशनल नंबर वाला, उसमें उन्होंने ए आंसर किया था। तो उन्होंने बच्चों को बोला कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप बता दो, हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ने बोला नहीं उसका सी आंसर है, तो उन्होंने सी कर दिया। उस बेस पे फाइनल मेरिट बन गई।
और फिर हमारा उस पर डॉक्यूमेंटेशन होगी और फिर मेडिकल भी हो गया हमारा, बस ज्वाइनिंग बची थी बस। और फिर किसी ने केस कर दिया कि नहीं इसका ए होगा, बट जो हाई कोर्ट उन्होंने बोला नहीं इसका सी रहेगा, बट फिर किसी ने केस कर दिया कि इसका सी होगा, उन्होंने फिर वो सी कर दिया। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड ये है कि आपने सी क्यों किया पहले, अगर यही था कमीशन किया और अब कमीशन की गलती हमारी डिमांड ये है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए जो 53 कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं। और हम सर्विस कमीशन की तरफ से क्या गलती लगी? अगर उन्होंने जो है प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें ए किया था, तो फिर उन्होंने सी कैसे कर दी, किस बेस पे किया, वो बेस हमें बताएं तो हम मानेंगे कि आप ठीक है या गलत। और एक क्वेश्चन था कि ध्वनि और वर्ण वाला, उसमें जो था क्वेश्चन ही गलत था पूरा, बट उसमें दोनों ऑप्शन ठीक होने थे, ध्वनि और वर्ण वाला, उन्होंने बस वर्ण को ठीक किया, उसमें हमारे पॉइंट मर गए। और एक क्वेश्चन था कुमारवा लेक वाला, उसमें जो था वो कांगड़ा उन्होंने पता नहीं कैसे ठीक कर दिया, बट उसका जो था राइट आंसर वो मंडी था। सीएम मिले नहीं आप लोगों को? सीएम सर से हम 22 तारीख को मिले, उन्होंने बोला कि आप सभी 26 को आना, बट हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने हमें देख के इग्नोर कर दिया। ये जो है वो पिछले साल जो है वो 2024 अक्टूबर को निकली थी इसके जो फॉर्म, और फैब में हम सबके जो था वो ग्राउंड हो गए थे, और जून में हमारा जो पेपर हुआ, और 15 जून को पेपर हुआ, और दिवाली के आसपास जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट सब कुछ बन गया था 17 अक्टूबर को। और फिर हमारा जो मेडिकल टेस्ट हुआ वो नवंबर में, और फिर इन्होंने 52 डेज़ के बाद हम सभी को बाहर निकाल दिया 53 कैंडिडेट्स को। गलती कमीशन की है तो पर सफ़र हम सब कर रहे हैं, उनको खुद ही को नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही, कभी वो ए सही मान रहे हैं, कभी वो सी सही मान रहे हैं। तो हम जिसका सी था पहले से वो सब सी के बेस पे मेरिट बनी थी और हम सब इन थे। अब उन्होंने बोला ए ठीक है, वो भी 52 डेज बाद किसी फाइनल सिलेक्शन होगी जी, फाइनल सिलेक्शन होगी। ज्वाइनिंग बची थी, बस हम ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, और इन्होंने और हमने रिजल्ट ट्रेनिंग का सामान वगैरह सब कुछ हमने हर किसी ने 10-15 हज़ार का सामान लेके रखा है, ट्रेनिंग का और सामान किसी ने लेके रखा है। सरकारी नौकरी छोड़ी अपनी, किसी ने उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, किसी ने उस पेपर छोड़े हैं। सर एक अभी आया नहीं हमारे में कैंडिडेट था, उसकी एसएससी जीडी की भर्ती थी, उसने वहाँ के मेडिकल स्किप किया कि मुझे स्टेट की नौकरी करनी है, सेंटर में नहीं आना। अब उसने वो भी छोड़ दिया, उसका वहाँ पे सिलेक्शन पक्का था, उसने वो भी छोड़ दिया, अब यहाँ से भी गया, तो वो क्या करेगा? ऊना में झीला बार एसोसिएशन की ओर से रक्तदान एवं मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ताओं सहित आम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा प्रतिभागियों का मेडिकल चेकअप भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसीलिए हर सक्षम व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी यह भ्रम फैला हुआ है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिकित्सकों ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। रक्तदान के बाद शरीर कुछ ही समय में नया रक्त बना लेता है। झीला बार एसोसिएशन ने लोगों से इस तरह के सामाजिक कार्यों में आगे आने और मानव सेवा में योगदान करने की अपील की है। दूसरा, आज हमने यहाँ पे एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है। जैसा कि आप सबको पता है, पहले भी हमने एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया था, और भी हम इस तरह के कार्य बार के द्वारा करते रहते हैं। हमारा सिर्फ यही ध्येय है कि हम सिर्फ कानून को ही मद्देनजर नहीं रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी मद्देनजर रखते हुए इस तरह के कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। तो आज का ये कैंप हमने ब्लड डोनेशन कैंप शहीद साहिबजादों की याद में, और बाकी जो हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं उनकी याद में ये लगाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा साथ सबसे ज्यादा रणदीप ठाकुर जी ने दिया है, जिन्होंने इस कैंप को लगाने में हमारी काफी सहायता की है, बार की भी सहायता की है। तो मैं इनका भी काफी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा ये आज का जो मेडिकल कैंप है एडवोकेट्स के लिए नहीं, बल्कि अभी तो हमारे जो यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है, हमारे मुंशी हैं, उन सभी के लिए है, लिटिगेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए भी है, सभी के लिए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही कैंप लगाया गया है। जो भी इच्छुक हैं वो यहाँ पे आके अपना चेकअप भी करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर हिमित जैन आए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सोंखला हैं, गायनी के हैं, वो आए हैं यहाँ पे। मैक्स से हमारे टीम पूरी आई है, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से उनकी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे। हॉस्पिटल से हमारे ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। तो इन सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और इनका धन्यवाद भी देता हूँ कि छोटी सी कॉल पे इन्होंने हमारा यहाँ पे कैंप लगाया है। और आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे लिटिगेंट्स आ रहे हैं, वो सब इस मेडिकल कैंप का फायदा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेडिकल कैंप हमने लगाया, इसमें हमने ब्लड डोनेशन के लिए भी जो लगाया है, उसमें अभी तक हमारे लगभग 50 के लगभग जो डोनेशन देने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हमारा लक्ष्य यही है कि आज हम कम से कम 70 से 80 यूनिट ब्लड डोनेट करके यहाँ से ये कैंप सक्सेसफुल करें। धन्यवाद।
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल में देवभूमि आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप द्वारा आयोजित हिमाचल की पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला, सांस्कृतिक विरासत और बारीक कारीगरी का अनूठा संगम प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की लगातार आवाजाही जारी है। प्रदर्शनी में लगी कलाकृतियां हिमाचली संस्कृति की झलक पेश करती है। लोक जीवन, देवी देवताओं की कथाएं, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक प्रसंग और पारंपरिक लोक विधाओं को सूक्ष्म और रंगीन मिनिएचर पेंटिंग्स में बेहतर सुंदरता के साथ उकेरा गया है। कलाकारों की महीन रेखाएं, रंग संयोजन और विषय वस्तु दर्शकों को खासा प्रभावित कर रही है। विंटर कार्निवल के दौरान शिमला पहुंचे देश विदेश के पर्यटक भी इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से रुचि दिखा रहे हैं। पर्यटक हिमाचली कला के प्रति प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी स्थानीय कलाकारों को मंच देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक और कलात्मक पहचान भी प्रदान कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं शिमला से ही संबंध रखता हूँ। और इस विंटर कार्निवल के दौरान हमने 8 दिवसीय ग्रुप एग्जीबिशन का आयोजन MC जो बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर टाउन हॉल में किया है। और हमारे इस प्रदर्शनी में 6 आर्टिस्टों का काम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग और हिमाचली आर्किटेक्चर से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो हिमाचल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसमें राजेंद्र और एक लाहौल से है, संयोगिता और सारिका ठियोग से है, मैं शिमला से हूँ और मेरे और अन्य साथी मंडी और सिरमौर से संबंध रखते हैं। और इस 8 दिवसीय प्रदर्शनी में जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। देश और प्रदेश के जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको काम हमारे द्वारा किए गए काम और काफ़ी पसंद आ रहे हैं और यहाँ से अपने लिए एक चिन्ह के तौर पे ख़रीद के भी ले जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ का एक मेनली जो हमारे एग्जीबिशन का एक थीम है या कह सकते हैं कि इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो हिमाचली कल्चर और उसके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसे देश और प्रदेश के लोगों को दिखाना है, जिसमें आपके पहाड़ी मिनिएचर जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसमें कांगड़ा पेंटिंग का एक नाम सभी लोग जानते हैं, उससे रिलेटेड आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। और रंगों की बात करें तो जो मिनिएचर पेंटिंग में जो रंग है वो नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल डिफरेंट ही नज़र आते हैं। और उनकी खासियत ही ये है कि जो इसकी फ्रेशनेस है वो उस कलर की वजह से, क्योंकि वो नेचुरल हम पिगमेंट यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अभी तो तीसरा दिन है आज और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही जारी रहेगा और जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि उसे भी वो करते हैं कि वो भी आए और आर्टिस्टों का प्रोत्साहन बढ़ाए। समय की बात करें तो वो हम उस सब्जेक्ट के आधार पर तय करते हैं कि सब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं उसमें कितना काम है, कितनी बारीकियाँ है। अगर उसमें यदि 2 फिगर है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो मिनिमम 7 दिन लेके चलिए कि 7 दिन आपको उसमें अपना देना ही होगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी है मिनिएचर जिन्हें महीने लगे हैं, 1.5 महीने 2 महीने का समय भी लगा हुआ है। उसमें आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 से बढ़कर तकरीबन 40 कैरेक्टर्स हैं, तो करके उस पेंटिंग का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम रंगों की बात करें तो हम जो पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर रंगों का चयन होता है। यदि जो पेंटिंग है उसका जो मेन सेंट्रल आइडिया के मेन भाव के अगर वो विरह का है तो विरह से रिलेटेड जो एक डल कलर या कह सकते हैं हम जिसमें शेडो हो गया या फिर हल्का सा ब्लैक कलर हो गया या फिर आपके डीप कलर हो गए, उनका ज़्यादा यूज़ रहता है। अगर वही पेंटिंग अगर बहुत उत्साह वाली पेंटिंग हो तो उसमें जो कलर्स है वो चेंज हो जाते हैं। उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका जो रंग है वो ब्राइट कलर्स में परिवर्तन हो जाता है। तो ये है कि सब्जेक्ट के हिसाब से और मूड के हिसाब से आपकी पेंटिंग के कलर डिसाइड किए जाते हैं। नगरोटा बगवा के एक विद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह के दिवस में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों, अध्यापकों, स्कूल कर्मचारियों और अभिभावकों को संबोधित किया। RS बाली ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारी और शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्कूल स्टाफ पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनकी सेवा में सदैव लगे
कहते हैं। ऐसे में वार्षिक समारोह यह दिन सभी के लिए खास होता है। उन्होंने कहा कि वार्षिक समारोह का जितना इंतजार बच्चे और अध्यापक करते हैं, उतना ही उत्साह बच्चों के अभिभावकों में भी देखने को मिलता है। अभिभावक अपने बच्चों को पूरे मनोयोग से कार्यक्रम के लिए तैयार करते हैं और बड़े उत्साह के साथ विद्यालय पहुंचकर अपने बच्चों की प्रस्तुतियां देखते हैं। आइरिस पैली ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का विकास होता है और उन्हें आत्मविश्वास में वृद्धि मिलती है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। जितने कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, जितने लोग जिन्होंने इस स्कूल को सजाया, संवारा, इसको बनाया, एक आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति जो स्कूल में बच्चों की देखरेख के लिए स्कूल में अच्छा हाइजीन हो, अच्छी सफाई हो, अच्छी सैनिटेशन की सुविधा हो, पानी बच्चों को मिले, वक्त पे उनको छोटी छोटी जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए, उसके लिए जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आज उनका भी एनुअल डे है। सो एनुअल डे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एस्टीम्ड स्कूल, annual day for the teachers, annual day for all the academicians here, and foremost and the most important, annual day for the parents, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आज उनका भी एनुअल डे। एक स्कूल का जो एनुअल डे होता है, जितना बच्चा उस एनुअल डे की प्रतीक्षा करता है, उतनी ही प्रतीक्षा उनके घर के परिवारजन करते हैं। परिवारजन जितनी मुशक्कत से आप लोग बच्चों को तैयार करते हैं, उतनी ही दिलचस्पी से परिवारजन देखना चाहते हैं कि पूरे साल में हमारे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी हुई। ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को लोगों को, पेरेंट्स को बताने का एक जरिया होता है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो व्हेन आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर Katos sir was saying that you've involved all the students, you've not even left one. That is a very big thing. Involving everyone gives them the confidence. Getting to the stage phobia, you're taking it out from the students. I feel development, whether it is debate, whether it is declamation, whether it is speaking, whether it is dancing, or whatever the student is getting taught by the school, मुझे लगता है एक स्कूल अच्छे संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी धरोहर उसको तो देता ही है। माता पिता के लिए जो संस्कार बच्चे को रखने चाहिए, समाज के लिए, लोकतांत्रिक समाज के अंदर बच्चे को कैसे आगे बढ़ना है, और स्कूल के अंदर किस तरह से उसको पंक्चुअल रहना है। सुबह आने का समय, घर जाने का समय, खाना का समय, टीचिंग की क्लासेस का समय, साइंस की क्लास का समय, मैथमेटिक्स का समय, इंग्लिश का समय, किस तरह से कंडक्ट करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना है, कैसे कपड़े पहनने। You develop a student in totality. And I must tell all the students who are sitting here, और मेरी आवाज बच्चों तक पहुंच रही होगी, और जिन तक नहीं पहुंच रही होगी उनको भी आप बताइए। मुझे लगता है कि a student should have the first quality in a student, which I speak on this to everyone. हर चीज का कोई तोड़ है, पर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जिंदगी में कोई चीज कम हो जाए वो चल सकती है, आपकी किसी चीज में कमी रह जाए वो चल सकती है, क्योंकि हर इंसान हर चीज में अव्वल नहीं हो सकता। कोई साइंस में अच्छा होगा तो कोई मैथमेटिक्स में होगा, कोई डांसिंग में होगा तो क्रिकेट में होगा, पर अगर हार्ड वर्क रहेगा, there is an English phrase which says there is no shortcut to success.
The only formula to success is hard work and hard work. मतलब मेहनत मेहनत मेहनत। अगर किसी चीज की कमी भी रह सकती है कोई बात नहीं, हर चीज एक साथ में नहीं आ सकती, हर किसी को हर चीज मालूम हो ये भी जरूरी नहीं है, पर मेहनत अगर स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए हो और बच्चों की तरफ से पढ़ाई के लिए हो और पेरेंट्स की तरफ से स्कूल के लिए और बच्चों के लिए उनकी कमिटमेंट हो तो स्कूल आगे बढ़ता है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय सूद ने शिमला में साहिबजादों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूतों साहिबजादा अजरत सिंह, साहिबजादा जोहार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। संजय सूद ने कहा कि गुरु गोविंद जी के चारों साहिबजादों ने कम उम्र में देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर इतिहास में अमर बलिदान की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां साहिबजादों के पराक्रम और त्याग से प्रेरणा ले सके। उन्होंने आगे कहा कि वीर बाल दिवस केवल श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बलिदान, साहस और कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देने का संदेश है। यह दिवस देश, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। संजय सूद ने अंत में कहा कि साहिबजादों के बलिदान को संजो कर रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। देखिए, आज का दिन जो है वीर बाल दिवस के रूप में जो है पूरे देश में मनाया जाता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 में जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तब ये फैसला लिया गया था। हम सभी जानते हैं हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र, चारों सुपुत्र जिस वीर गति के साथ देश के लिए और अपने धर्म के लिए जो उनका शहीद हुए थे, उस उपलक्ष्य में जो है ये 26 दिसंबर का दिन जो है वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने धोखे से जो है वो उनका वध किया था और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को भी क्योंकि युद्ध का ऐलान हुआ तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा और उनके दोनों बड़े सपूत जो है वो लड़ाई में शहीद हुए और उसके साथ साथ उनके 2 बच्चे जो हैं वो अपनी दादी गुजरी जी के पास जो है वो रह रहे थे, मगर इन मुगली अधर्मियों ने उस समय उन दोनों बच्चों को भी जो है ये कहा कि या तो वो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करे या फिर जो है शहादत को एक्सेप्ट करे। उन छोटे छोटे बच्चों ने भी ये कहा कि हमें धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं है और हम जो है शहादत देने के लिए तैयार हैं। इतने छोटे बच्चों को मुग़ल बादशाहों ने जो है वो उसी समय ठंड के मौसम में दीवार में चिनवाया और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस शहादत को आज भी जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है वो याद करते हैं। किस तरीके से 4 बच्चे, एक 7 साल का, एक 9 साल का, एक 12 साल का, एक 14 साल का और उनके पिताजी सब लोग जो है अपने धर्म, अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हुए। जहाँ तक उद्देश्य की बात है, माननीय मोदी जी ने ये फैसला लिया कि आज भी अगर हम देखें तो हमारे देश की तरफ बहुत सी बाहरी ताकतों का, मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई मुगलई तरीके से ही हमारे देश की तरफ जो है वो गलत तरीके से, जैसे हम बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, बहुत जगह से ऐसी शक्तियाँ जो है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। उद्देश्य यही है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो अपने उनके दिलों में जो है वो देशभक्ति की भावना हो, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जिस हद तक भी लड़ना पड़े वो अपने धर्म को और देश को ऐसे ही वीर गति से लड़े। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्के हिमपात की संभावना जताई गई है। वहीं बिलासपुर में घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में कोहरे के लिए येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी
गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और कहीं भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई। न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। हालांकि उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पारा सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि निचले पहाड़ी व मैदानी हिस्सों में मामूली उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -6.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक तापमान ऊना में 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 दिसंबर के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व बारिश होने का अनुमान है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को कुछ हिस्सों में मौसम सक्रिय रह सकता है। इसके बावजूद निचले व मध्य क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। उधर इस बार प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस न होने से शिमला, मनाली समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे यात्रियों को निराशा हाथ लगी, जबकि मौसम शुष्क रहने से होटल और पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचार, उत्पीड़न और मारपीट के मामलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में बनाए जा रहे मॉल और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। धरने के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवाते हुए नारेबाजी की और कहा कि हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाएं चिंता का विषय है। विश्व हिंदू परिषद के शिमला जिला उपाध्यक्ष रूपराम शर्मा ने कहा कि देश विदेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी अत्याचार होंगे वहां आवाज बुलंद की जाएगी। रूपराम शर्मा ने यह भी मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोका जाए और दोषियों के खिलाफ तत्काल एवं सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आगे भी हिंदू समाज की सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं रूपराम शर्मा शिमला जिला से उपाध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद का। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन हमारा पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में हो रहा है। हमारी जो विश्व हिंदू परिषद है वो पूरे विश्व का एक संगठन है। विश्व में जहाँ जहाँ भी जिस भी कंट्री में हिंदू हैं वो वहाँ पर विरोध कर रहा है, कुछ ना कुछ तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है कि भाई हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। यही हमारा इस करने का उद्देश्य है और हम इस काम में लगे हुए हैं। उनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं पर वहाँ वो हिंदू को टारगेट ना करें, बाकी वो जो मर्जी करते रहे, हम उनको इंटरव्यू नहीं करते उनके मामलों में। वो जिस मर्जी को इलेक्शन में जिताएं ना जिताएं, किसी को राज करे ना करे, यूनिस को करे और किसी और को करे, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अत्याचार ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, यदि वो नहीं बंद होंगे तो हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम आगे होगा, प्रांतों से होगा, केंद्र में भी होगा, बहुत बड़ा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होगा। आईजीएमसी शिमला में मारपीट मामले के बाद एक डॉक्टर को टर्मिनेट किए जाने के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। रेजिडेंट डॉक्टर का एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री से मिला, जहां उन्होंने टर्मिनेशन फैसले पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष समीक्षा और समाधान की मांग रखी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस कार्यवाही से पूरे मेडिकल समुदाय में असंतोष है और कार्यस्थल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी उत्पन्न हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि टर्मिनेशन निर्णय को बिना उचित प्रक्रिया के जल्दबाजी में लिया गया है, जिससे अस्पताल के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मामले में पुनः विचार कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर असर न पड़े। उधर डॉक्टर्स के अवकाश पर रहने के कारण आईजीएमसी के ओपीडी और कई नियमित सेवाएं प्रभावित रही। मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और डॉक्टर्स के मध्य जल्द समझौते की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी और मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पक्षों की बात सुनकर ऐसा समाधान खोजेगी जिससे हड़ताल खत्म हो जाए और मरीजों को राहत मिल सके। सबसे पहले तो हम आरडीए, आईजीएमसी शिमला, हिमाचल मेडिकल अफेयर एसोसिएशन और हमारे जो सैंडिकॉट, हमारे टीचर्स और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि सब हमारे साथ खड़े थे और आज यहां पे आए हैं। और मैं सबसे पहले
ऑनरेबल सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर हमें टाइम दिया और हमारी सभी मांगों पर गौर किया और सभी मांगे उन्होंने पूरी डिटेल में सुनी। सबसे पहले सीएम साहब को हमने सारा जो हमारी डिमांड्स थी उस एक एक डिमांड को हमने सीएम साहब को बताया। तो सबसे पहली जो हमारी मेजर डिमांड थी कि जो हमारे डॉक्टर राघव नरूला है जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में, कि उनकी रेवोकेशन फ्रॉम द टर्मिनेशन शुड बी डन इमीडिएटली। उस पर सीएम साहब ने हमें बोला कि इसमें इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड अगेन, एंड जो भी हमने उनको एविडेंसेस दिखाए हैं, क्लिपिंग्स दिखाए हैं, उस पर सर ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसमें सर ने क्लियर कट बोला है कि इसमें दोबारा से एक इंक्वायरी की जाएगी। सेकेंडली, जो भी मॉब ने वहाँ पे हमारे आईजीएमसी शिमला के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड में जो भी वहाँ हंगामा हुआ उस दिन, और जो भी वहाँ पे हमारे डॉक्टर को थ्रेटन किया गया और काम में बाधा डाली गई, तो उसके लिए भी सीएम साहब ने बोला है कि इसमें भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और तीसरी बात, जो हॉस्पिटल हमारा प्रेमिसेस है, वार्ड्स हैं और जो ओपीडीज़ हैं, ओटीज़ हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए द्वारा से गाइडलाइंस और कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे। देखिए, इसके लिए हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है जिसमें हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आईजीएमसी है, आरडीए टांडा है, हमीरपुर है, मंडी है, इवन हमारा हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, हमारे सेंडिकॉट है, टेमडिकॉट है, उसमें एक जनरल हाउस बुलाया जाएगा और फर्दर प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों को एक प्रेस रिलीज़ के थ्रू डिमांड्स थी जिससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे, उस बारे में हमने सीएम साहब को बता दिया है और जो भी अगला फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होगा वो हम आपको जनरल हाउस आज ही कंडक्ट होगा और शाम को आपको प्रेस रिलीज दे दिया जाएगा। धन्यवाद।